सर ये जो कॉन्सेप्ट है इसका जन्म सन 1950 में हुआ। सन 1950 में एक व्यक्ति हुए अमेरिका में, इनका नाम था रिक रॉक। एक होटल में एक शेफ का काम करते थे, तो वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे, कुक थे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे। लेकिन उनको अपना जॉब पसंद नहीं था, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। बड़ा करने के लिए कुछ रास्ता ढूंढ रहे थे। काफ़ी ढूंढने के बाद इनको एक बुक मिली, हाउ टू गेट रिच, हाउ टू बी रिच, और ये इसके राइटर थे मिस्टर जेपल गेटी। जेपल गेटी जी का परिचय ये है कि वो अमेरिका में मात्र 24 साल की उम्र में अरबपति व्यक्ति बने थे, और सबसे पहले और सबसे कम उम्र के अरबपति व्यक्ति बने थे। लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। लास्ट में जब दुनिया से जा रहे थे तो दुनिया के भले के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी कि क्यों ना मैं लोगों को अपने फार्मूले बता दूं कि ज़िंदगी में यदि आपको बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने सफलता के 5 सूत्र इस बुक में लिखे। नेक्स्ट, जेपल गेटी जी ने सफलता का पहला सूत्र लिखा कि यदि आपको ज़िंदगी में अच्छा पैसे कमाने हैं, बड़ा आदमी बनना है, तो आप काम करें सेल्फ बिजनेस, ओन बिजनेस, आपका खुद का व्यापार करें। क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति नौकरी करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बना। नौकरी में गुजारा तो हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये हम सब जानते हैं। यही बात उन्होंने गेटी जी ने कहा कि आपको यदि ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो आप ऑन बिजनेस करें, खुद का व्यापार। अब सवाल ये आता है कि खुद का यदि व्यापार करें तो क्या गारंटी है कि वो सफल हो जाएगा। क्योंकि व्यापार करने का प्रयास तो बहुत लोगों ने किया है और करते रहते हैं, लेकिन असफल भी हो जाते हैं और लाखों रुपए का घाटा हो जाता है। इतने बड़े नुकसान को हम और आप सहन नहीं कर सकते, मध्यम वर्ग के लोग। इसलिए ज़्यादातर लोग, हम जानते हैं कि हमको असफल होने के लिए बड़ा व्यापार करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों? कि असफलता का डर। आप असफल ना हो, आप सफलता की क्या गारंटी है बिजनेस में। इसके लिए जेपल गेटी जी ने दूसरा फार्मूला दिया कि आपकी सफलता की गारंटी है यदि आप फास्ट मूवेबल एंड कंज्यूमेबल गुड्स में व्यापार करें। तो सफलता को उन्होंने दूसरा सूत्र दिया कि आप व्यापार करें फास्ट मूवेबल एंड कंज्यूमेबल गुड्स, यानी रोजाना काम में आने वाली वस्तुओं का यदि व्यापार करेंगे तो आपकी सफलता की गारंटी है। और ये बात वास्तव में सही है। हम किताब के अलावा यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो बहुत सारी ऐसी दुकानें। यस एक सेकंड, ये बीच में मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस, ये बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है कोई मेंबर है। यस, पता नहीं मेंबर कौन है। प्लीज मीटिंग में डिस्टर्बेंस ना करें, स्लाइड पे कुछ लिखे ना। हाँ सर, कंटिन्यू। तो सफलता के लिए दूसरा उन्होंने फार्मूला दिया कि रोजाना काम में आने वाली चीज़ों में व्यापार करें तो निश्चित सफलता की गारंटी है। ऐसा व्यापार जो रोजाना काम में आने वाली चीज़ों का है। तो हम किताब के अलावा यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हम देखते हैं कि हमारे और पास गली मोहल्लों में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो रोजाना काम में आने वाली चीज़ें बेचते हैं। वो छोटी छोटी दुकान भी चलने लग जाती हैं और इतना अच्छी चलने लग जाती हैं कि लोग उसी से अपने बच्चों को पाल लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उनकी शादियाँ कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं। तो रोजाना काम में आने वाली चीज़ों का व्यापार करें तो सफलता की गारंटी है। तीसरा जेपल गेटी जी ने सूत्र दिया कि आप जो सामान बेचें उसकी क्वालिटी रखें बेस्ट। अच्छी क्वालिटी यदि होगी तो वो लंबे समय तक आप मार्केट में चला पाओगे, और यदि क्वालिटी आपकी कमज़ोर होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं चल सकते। कोई कस्टमर एक बार आपसे सामान लेगा लेकिन उसके बाद में बार बार सामान आपसे नहीं लेगा। इसलिए सफलता के लिए ज़रूरी है कि क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की बेस्ट होनी चाहिए। चौथा जेपल गेटी जी ने फार्मूला दिया कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो हेल्प अदर्स टू ग्रो रिच। आप लोगों की भी मदद करें साथ में कि वो भी आपके साथ पैसा कमा सकें। तो जब आप लोगों को पैसा कमाने में उनकी मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है, आप और ज़्यादा पैसे वाले बनते चले जाते हैं। और पांचवा उन्होंने पॉइंट दिया कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। आपकी इनकम का कोई यदि एक जरिया है तो आप हो सकता है कि किसी दुर्घटना के कारण वो जरिया आपका फ्लॉप हो जाए तो आप सड़क पर आ जाओगे, आपकी फैमिली सड़क पर आ जाएगी, आपके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए आपके पास जो इनकम है उसके साथ साथ एक इनकम का जरिया साइड में और ज़रूर होना चाहिए, और शैडो लाइंस आपको वो साइड में इनकम का जरिया देती है। 5 उन्होंने फार्मूले दिए। इन 5 फार्मूलों के पढ़ने के बाद रे क्रॉक साहब ने अपना एक स्वयं का व्यापार शुरू किया। उन्होंने होटल में जो शेफ का काम करते थे उस काम को उन्होंने छोड़ दिया और अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोला। नेक्स्ट मतलब इन्होंने खुद का रेस्टोरेंट डाला और रेस्टोरेंट में इन्होंने वो चीज़ें बनाई जो इनको चीज़ें अच्छी अच्छी बनाने आती थी, पहले से ही जानते तो थे ही, रोज़ाना काम में आने वाली चीज़ें थी और अच्छी क्वालिटी इन्होंने बेची। सफलता के 3 सूत्रों को उन्होंने फॉलो किया तो वास्तव में इनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और इतनी अच्छी इनको सफलता मिली कि दूर दूर से ग्राहक इनके पास आने लगे। जैसे आप उदाहरण के लिए समझें कि रेस्टोरेंट जयपुर में है तो अजमेर से भी लोग आते हैं। नेक्स्ट बता था तो अजमेर से भी लोग आते हैं, भरतपुर से भी लोग आते हैं, जयपुर में आके पुष्कर से भी लोग आते हैं, आगरा से भी लोग आते हैं, जगह जगह दूर दूर की सिटियों से लोग इस रेस्टोरेंट में आने लगे। अब जब इतने सारे ग्राहक इनके पास आने लगे तो इनके सामने समस्या हुई कि ये रेस्टोरेंट छोटा पड़ने लगा। इनके अब व्यापार को ये बढ़ाना चाहते थे। व्यापार को बढ़ाने के लिए इनके पास में एक रास्ता तो ये था कि इस रेस्टोरेंट को बहुत बड़ा बनाया जाए, और दूसरा तरीका इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि दूर दूर से जो ग्राहक मेरे पास आते हैं उन जगह पर मैं अपनी शाखाएं खोल दूँ तो ग्राहकों को भी आसानी हो जाएगी और मेरे बिजनेस का विस्तार हो जाएगा। लेकिन दूसरी जगहों पर शाखा खोलने के लिए इनके सामने समस्या ये थी कि वहाँ शाखा को चलाएगा कौन। शाखा को चलाने के लिए इन्होंने उन सिटियों में लोगों से बात करी, उनको बताया कि देखो यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे साथ आकर बिजनेस करें, सफलता की गारंटी मैं देता हूँ आपको। आप दूसरा कोई बिजनेस करोगे तो उसमें सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ जिसमें सफलता की गारंटी है। क्यों कि मेरा नाम प्रसिद्ध है, मेरे नाम का बोर्ड मैं आपकी दुकान पर लगा देता हूँ और जो चीज़ मेरे पास बनती है वो मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। तो ऑलरेडी जो मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो कस्टमर अब मेरी सिटी में ना आकर के वो आपकी सिटी में आपके पास ही आ जाएंगे और बहुत सारे कस्टमर भी आ जाएंगे और आपकी दुकान बहुत जल्दी सफल हो जाएगी। ये आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन नया आइडिया था, लोगों को समझ में नहीं आया। इन्होंने बहुत लोगों से संपर्क किया और 300 लोगों से संपर्क करने के बाद भी किसी को ये आइडिया समझ में नहीं आया। दोस्तों, हम और आप मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादातर क्या होता है कि आपके मन में कोई अच्छा आइडिया आता भी है, लेकिन 2-4 लोगों से बात करने के बाद अगर वो उस आइडिया को फ्लॉप कर दें, मना कर दें कि ये गलत है, तो हम मान कर बैठ जाते हैं कि ये गलत है। लेकिन रे क्रॉक साहब ने किसी की नहीं मानी। 300 लोगों के नो सुनने के बाद भी उन्होंने और आगे प्रयास किया तो एक व्यक्ति उनको ऐसा मिला जो इनकी बात मानने को तैयार हो गया कि मैं आपके साथ ये रेस्टोरेंट खोलने के लिए तैयार हूँ, आप बताएं कि मुझे क्या करना है। रे क्रॉक साहब ने इनके लिए रेस्टोरेंट खुलवाया। बहुत जल्दी वो रेस्टोरेंट चलने लगा क्योंकि सफल था पहले से ही। जो चीज़ें वहाँ बनती थी वही चीज़ें यहाँ बनती हैं और नाम प्रसिद्ध है, नाम पढ़कर लोग आसानी से आ ही जाएंगे, इसलिए ग्राहक लोग जल्दी से आसानी से आने लगे। एक रेस्टोरेंट सफल हुआ तो धीरे धीरे जब इन्होंने 300 जन लोगों से बात करी थी, उन्होंने देखा कि वास्तव में कॉन्सेप्ट सफल है, तो वो भी अब इनके साथ काम करने के लिए आने लगे। जब वो भी काम करने आने लगे तो धीरे धीरे इनकी शाखाएँ खुलती गईं और जैसे अपन पिछले चित्र में देख पा रहे हैं ABCD ये 4 ही शाखाएँ, लेकिन उनकी हज़ारों शाखाएँ खुलती चली गईं और बहुत सारी शाखाएँ खुलने के बाद बहुत अच्छा इनका व्यापार चलने लगा। और स्थिति ये हो गई कि आज इनकी दुनिया के 100 देशों से ज़्यादा में, बल्कि 110 देशों में इनकी लाखों की संख्या में शाखाएँ खुल चुकी हैं। अब दोस्तों, इन शाखाओं से इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इनका एक फैक्ट है कि मैं आपसे कुछ नहीं लेता, नाम आप लगा लो, मेरे बोर्ड मेरा नाम प्रसिद्ध है और जो सामान मैं बना रहा हूँ मैं आपको बनाना सिखा दूँगा। मैं आपसे क्या लूँगा कि यदि आप इस शॉप से, इस रेस्टोरेंट से 100 रुपये कमाते हो तो उस 100 रुपये में से 3 रुपये बचे दे देना, यानी 3% और 97% का हमारा फैक्ट है। यदि आप कुछ नहीं कमाते हो तो आप मुझे कुछ मत देना, और यदि आप जो कमाते हो उसमें 3% बचे दे देना। किस बात का? कि नाम मेरा मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपको वो सामान बनाना सिखा रहा हूँ जो सामान मेरे पास बनता है। उस 3% की फैक्ट में लोगों ने शाखाएँ खोली और उनके हज़ारों शाखाएँ खुल चुकी हैं पूरे विश्व में। अगर अब हम देखें मात्र
एक शाखा से 100 रुपये पर डे की भी आमदनी होती है, तो 1000 हम उदाहरण के लिए मानते हैं शाखा है इनकी, और एक शाखा से यदि 100 रुपये की आमदनी होती है तो 1000 गुणा 100 कितना हो गया सर? 1000 गुणा 100 बराबर 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये पर डे की आमदनी होती है, 1 लाख रुपये पर डे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा बिजनेस हो गया। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, 100 रुपये पर डे आमदनी कहीं लाखों में नहीं करोड़ों में है सर। ये 2.5 से 3 करोड़ रुपए पर डे कमाते हैं इस अपने सिस्टम के द्वारा आज, और ये बढ़ के लगभग 110 देशों में इनका सिस्टम फैल चुका है। और ये रेस्टोरेंट है, ये मैकडोनल्ड के नाम से जाना जाता है। तो सिस्टम अच्छा है, इसमें 2.5 करोड़ रुपये 3 करोड़ रुपये पर डे की आमदनी, पैसा अच्छा है। पैसा तो अच्छा है ही दोस्तों, लेकिन इस सिस्टम की एक दूसरी विशेषता और है जिसके कारण आज दुनिया इस सिस्टम की ओर आकर्षित हुई। इस सिस्टम में विशेषता ये है कि आज अगर ये अपने पुराने रेस्टोरेंट को बंद करके 6 महीने के लिए घूमने चले जाएं तो क्या इनकी आमदनी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3% के हिसाब से हजारों रेस्टोरेंट, हजारों शाखाएं हैं, उन शाखाओं से तो आमदनी होती रहेगी। इसलिए इनके पास पैसा भी है और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी है। आमतौर पर ज़िंदगी में क्या होता है, या तो आपके पास में पैसा नहीं होता, और यदि पैसा हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में हम और आप प्रयास करते हैं बड़े बड़े सपने पूरे करने के, लेकिन सपने पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि जिस अगर पैसा कमाने में लग गए तो फिर टाइम नहीं होगा, और टाइम अगर है तो पैसा नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे सिस्टम में कहीं नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया डेकोरोक साहब ने। इस सिस्टम में आप पैसा भी कमा सकते हैं, पैसे के साथ साथ टाइम भी कमा सकते हैं। और एक तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी, सुरक्षा, जो कि दूसरी किसी जॉब में नहीं है, दूसरे किसी बिजनेस में नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में वो सुरक्षा है। सुरक्षा क्या है? आमदनी आते रहने की गारंटी। गारंटी क्या कि मानकर चलो इन हजारों शाखाओं में से कोई शाखाओं पर भूकंप आ जाए, किसी कारण से वो दुकान टूट जाए, तो क्या इनकी आमदनी पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि 2-4 दुकान टूट जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी क्या जो शाखा है उनसे तो पैसा आता रहेगा। यानी पैसे आते रहने की गारंटी है दुर्घटना के बाद भी। दूसरी बात, मानकर चलो डेकोरोक साहब को कुछ हो जाए तो क्या इनके परिवार को आमदनी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेकोरोक साहब मैं आपको बताऊं इस दुनिया में अब नहीं है। आज से करीब 20 साल पहले वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब उन्होंने बनाया हुआ सिस्टम का पैसा इनके बच्चों को आता है, और इनके बच्चों के बच्चों को, बच्चों के बच्चों को तब तक आता रहेगा जब तक ये सिस्टम दुनिया में चलता रहेगा। तो इनके पास में वो सिक्योरिटी है जो आम आदमी के पास नहीं होती, चाहे एक व्यक्ति कितना ही बड़ा से बड़ा प्रोफेशन है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर साहब हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, 3-4 लाख रुपए एक ऑपरेशन के लेते हैं। लेकिन कल रात को इनकी कार में दरवाज़ा खोला और उंगली आ गई, वो उंगली कट गई दोस्तों। क्या अब ये आदमी ऑपरेशन कर पाएगा? क्या वो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए एक ऑपरेशन के लेता था, क्या वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि इनकी आमदनी इनकी योग्यता पर डिपेंड थी। इनकी मान लो एक व्यक्ति है एक्स, लाखों रुपए की इसकी आमदनी है, लेकिन भगवान ना करे यदि इसको कुछ हो जाता है तो क्या इसकी सिस्टम की आमदनी इसके परिवार को आती रहेगी? नहीं होता दोस्तों। यानी हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वहाँ आमदनी का जरिया इस तरह का है कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है आमदनी की। जब तक हम प्रयास कमा रहे हैं तब तक पैसा आता है। यदि हम काम करना बंद कर देंगे या कुछ अनेबिलिटी किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन डेकोरोक साहब ने सिस्टम बनाया, इसमें आपके पास में पैसा भी है, पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी है, और तीसरा कि आपके पैसे की आते रहने की गारंटी है, सिक्योरिटी है कि पैसा आता ही रहेगा, चाहे आप इस दुनिया में रहें चाहे नहीं रहें। एक अच्छा सिस्टम बन गया। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों ने सन 1950 के बाद इस सिस्टम को स्टडी किया तो अर्थशास्त्रियों ने बताया कि ये 20वीं शताब्दी में विश्व का मार्केट का नंबर 1 सिस्टम रहेगा। और हमने देखा कि जो 20वीं शताब्दी गई है, दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने इसी सिस्टम से काम किया है। इस सिस्टम का नाम था सिंगल स्टेप फ्रेंचाइजी, यानी एक फ्रेंचाइजी सिस्टम या कहेंगे एजेंसी सिस्टम। आज बड़े बड़े पूंजीपतियों का 20वीं शताब्दी जो गुजरी है उसमें आप देखें टाटा हैं, बिरला हैं, रिलायंस हैं,
जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड आप देखते हैं मार्केट में, वो सारे मार्केट में ब्रांड इस एजेंसी सिस्टम से काम कर रहे हैं। वो एजेंसी सिस्टम से काम क्यों कर रहे हैं कि वो जो अर्थशास्त्री हैं बड़े बड़े, उनसे सलाह लेकर अपने बिजनेस करते हैं। उनको बड़ी बड़ी मोटी फीस देकर उनसे पूछते हैं कि हमें किस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 20वीं शताब्दी के लिए उन सारे विशेषज्ञों ने इन पूंजीपतियों को राय दी कि आप इस एजेंसी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपनी अच्छी लाइफ बहुत जल्दी कम समय में अच्छी लाइफ बना सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े पूंजीपतियों ने पैसा लगा करके इस सिस्टम में काम किया। लेकिन 21वीं शताब्दी आते आते विशेषज्ञों ने क्या देखा कि इस सिस्टम में अभी कुछ कमियां हैं। उन कमियों की वजह से एक आम आदमी इस सिस्टम में अपनी ज़िंदगी को अच्छा नहीं बना सकता। कमी नंबर क्या है? नंबर 1, ये सिस्टम बहुत महंगा है। एक मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट खोलने के लिए करोड़ों रुपए की लागत आती है, जो एक आम आदमी के पास पैसा नहीं होता इतना। हालांकि सफलता की गारंटी है। अगर मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट खोलेंगे तो नाम फेमस है, क्वालिटी अच्छी मिलती है तो चलेगा, लेकिन करोड़ों रुपए लगाने के लिए हर आदमी के पास नहीं होते। इसलिए एक आम आदमी इसमें अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं बना सकता। तो अगर इसकी लागत इतनी कम कर दी जाए, कुछ हज़ारों में इसकी लागत हो, कुछ 10-5 हज़ार रुपये लगाने हों, उससे 10-1 हज़ार रुपये लगाकर सिस्टम में काम शुरू कर सकते हैं, तो एक आम आदमी भी सिस्टम में शामिल हो सकता है। तो नंबर 1 तो इसकी लागत को कम किया गया। और दूसरी इसमें एक कमी देखी गई, इस सिस्टम में एक व्यक्ति मिस्टर रेक्रॉक साहब, जिन्होंने पहले अपने रेस्टोरेंट को शुरू किया है, इनके पास तो ज़िंदगी में पैसा भी अच्छा है और पैसे के साथ साथ टाइम की फ्रीडम भी है कि पैसा कमा रहे हैं, 6 महीने के लिए घूमने चले जाएँ तो जा सकते हैं, और सिक्योरिटी भी है कि यदि भगवान ना करे इनको कुछ हो जाए तो इनकी सिस्टम का पैसा, इनकी आमदनी बच्चों को आती रहेगी। लेकिन अगर हम देखें A, B, C या D, इनमें से कोई व्यक्ति यदि 6 महीने के लिए घूमने चला गया तो क्या इस आदमी के पास आमदनी आएगी? मान के चलो हम A की बात करते हैं। A यदि घूमने चला जाता है 6 महीने के लिए तो क्या इसके पास आमदनी आएगी? क्योंकि इसकी रेस्टोरेंट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कि इसके पास शाखाएँ नहीं है, इसके पास एक ही रेस्टोरेंट है। तो यदि हम इस आदमी को भी ये अधिकार देते हैं कि तुम भी अपनी शाखाएँ खोल सकते हो। नेक्स्ट मैं था ए को हमने अधिकार दे दिया कि तुम भी अपनी शाखाएं खोल सकते हो। तो जिंदगी में एक बार जो मेहनत रेक्रॉक साहब ने करी अपनी शाखाएं खोलने में, वही मेहनत ये भी करेगा और ये भी अपने से एक बार सिस्टम को जमा लेगा। और रेक्रॉक साहब की तरह जब इनका सिस्टम जम जाएगा तो ये भी अपनी ज़िंदगी में मनी, टाइम और सिक्योरिटी तीनों चीज़ें कमा सकते हैं। नेक्स्ट अगले स्टेप में हर आदमी को भी शाखा अधिकार देते हैं कि आप भी ज़िंदगी में एक बार अपना सिस्टम जमा लो, अपनी शाखाएं खोल लो और आप भी ज़िंदगी में मनी, टाइम और सिक्योरिटी कमा लो। नेक्स्ट हर आदमी को भी अधिकार देते हैं कि आप भी इस सिस्टम में अपनी शाखाएं खोल लो और आप भी मनी, टाइम और सिक्योरिटी कमा लो। तो एक तो इसकी नंबर 1 लागत कम कर दी जाए, जिसमें कुछ हज़ारों में इसकी लागत हो तो हर आदमी इसमें सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकता है। और दूसरी बात, इसकी हर आदमी को अधिकार दे दी जाए कि यदि आप भी अपनी शाखाएँ खोल सकते हो तो इस सिस्टम के द्वारा हर आदमी अपनी ज़िंदगी में मनी, टाइम और सिक्योरिटी तीनों चीज़ें कमा सकता है। और जब तीनों चीज़ें कमा सकता है तो दुनिया का कोई ऐसा ड्रीम नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। दुनिया का हर ड्रीम इस सिस्टम के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो ये सिस्टम तैयार हुआ 21वीं शताब्दी के लिए। इसका नाम हुआ नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये अपन पिक्चर में देख रहे हैं एक नेट बनाकर काम करने की व्यवस्था है। नेट से बन जाता है तो ये नेट बनाकर जो काम करने की व्यवस्था है इसका नाम रखा गया नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसको मल्टी लेवल क्यों कहते हैं कि जो रेक्रॉक साहब का सिस्टम था वो एक सिंगल लेवल था, रेक्रॉक साहब और उसके बाद ABCD एक सिंगल लेवल था। लेकिन ये जो सिस्टम है ये मल्टी लेवल हो गया, इसके कई लेवल हो गए। अब कई लेवल तक इसको फैलाया जा सकता है, अनलिमिटेड लेवल तक इसको फैलाया जा सकता है। इसलिए ये मल्टी लेवल है। वो सिंगल लेवल मार्केटिंग थी और ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इसके दो नाम हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ये 21वीं शताब्दी के लिए आज दुनिया का बेस्ट सिस्टम माना जा रहा है, जो कि हमने पिछली बार फाइल में देखा कि दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ, दुनिया के बड़े बड़े अरबपति आज इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, इतने बड़े बड़े प्रोफेशन के लोग होते हुए भी वो इस सिस्टम में आज पार्ट टाइम में अपना लाइफ को अच्छी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? कि उनको पता है कि अपने प्रोफेशन के द्वारा वो जो कुछ भी कमा रहे हैं वो तब तक कमा रहे हैं
जब तक कि वो खुद हैं। भगवान ना करे यदि उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो घर बैठे उनको पैसा नहीं आएगा, लेकिन इस सिस्टम के द्वारा ज़िंदगी में एक बार काम करने के बाद पैसा घर बैठे आएगा। इसलिए लोग 21वीं शताब्दी के लिए इस सिस्टम को मार्केट का नंबर 1 सिस्टम मानते हैं। और जितने भी प्रोफेशन हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो लेक्चरर है, जितने भी प्रोफेशन हैं उन सब प्रोफेशंस की तुलना में वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, मार्केट में व्यवस्था चेंज होती रहती हैं। पहले मार्केटिंग व्यवस्था क्या थी, आज मार्केटिंग व्यवस्था क्या है, आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। जब आप स्टडी करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट, दुनिया में जितने भी पूंजीपति हैं वो मार्केटिंग जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय लेकर अपना बिजनेस करते हैं। सन 1960 में मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की राय थी कि ऑटोमोबाइल का क्षेत्र में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। हमने देखा कि सन 1960 में लोगों ने, जिन्होंने ऑटोमोबाइल में व्यापार किया, अच्छा पैसा कमाया। उन्होंने टाटा, बिरला, बड़े बड़े सेठ पूंजीपति ऑटोमोबाइल में काम करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों ट्रक्स बनाते थे और उन्होंने उस समय उस सिस्टम में अच्छा पैसा कमाया। लेकिन सन 1980 आते आते मार्केट के ट्रेंड चेंज हुए और मार्केट की विशेषज्ञों की राय थी कि अब यदि आप टीवी और कंप्यूटर्स में यदि काम करेंगे तो आप इस सिस्टम में अच्छा पैसा कमाएंगे। तो 1980 आते आते मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ। ऑटोमोबाइल की जगह लोग टीवी और कंप्यूटर्स पर शिफ्ट हुए और जिन्होंने भी 1980 के दशक में टीवी और कंप्यूटर्स में व्यापार किया उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन सन 2000 आते आते ट्रेंड चेंज हुआ और ट्रेंड आया मॉल्स का और मोबाइल्स का, सेल फोन, मोबाइल फ़ोन का। अब जिन्होंने भी मॉल में व्यापार करना शुरू किया और सेल में मोबाइल में सेल फोन जो है उसका व्यापार किया तो उसमें अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग आज 21वीं शताब्दी में। लेकिन इसके अलावा कुछ ट्रेंड्स के बारे में और हम बताते हैं आपको, चेंज होते हुए मार्केट के ट्रेंड्स के। नेक्स्ट होता है मार्केट में ट्रेंड किस तरह से चेंज होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे आज हम और आप मार्केट में सामान लेने कहाँ से जाते हैं, दुकान से सामान लेते हैं। लेकिन आज से 200-250 साल पहले यदि हम लौट जाएं तो 200-250 साल पहले ये दुकान वाली व्यवस्था बहुत कम होती थी। उस समय पर हाटें लगती थी, जगह जगह गाँव में हाट लगती थी और लोग अपनी आवश्यकता की चीज़ें हाट से लेकर आते थे। और भी यदि उससे 200 साल पहले लौट जाएं, जब मुद्रा का भी आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग मुद्रा से लेन देन नहीं करते थे, मुद्रा के द्वारा व्यापार नहीं होता था। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु की लेन देन से व्यापार होता था। उस व्यापार को कहते थे वस्तु विनिमय। लेकिन वस्तु विनिमय में जब आदमियों को समस्याएं आई तो लोग शिफ्ट हो गए, एक नई व्यवस्था आ गई, हाट व्यवस्था। हाट व्यवस्था में लोगों को समस्या आई तो नई व्यवस्था में शिफ्ट हुए, फिर वो दुकान व्यवस्था आ गई। अब दुकान वाली व्यवस्था में भी यदि कुछ समस्या आएगी तो लोग नई व्यवस्था पर शिफ्ट होंगे। यस, तो नई व्यवस्था क्या है, अब क्यों लोग अपना रहे हैं, और अपन ये देखेंगे कि दुकान वाली व्यवस्था में क्या कमी है कि लोग नई व्यवस्था पर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं तो सब नई स्लाइड तैयार हो चुकी है क्या? यस सर। तो प्लीज यस, अब दुकान वाली व्यवस्था में मैं आपको बताता हूँ कि क्या कमी है। एक दुकान पर आप जाते हैं, आप मान लो कस्टमर हैं और कोई आइटम 100 रुपये का लेकर आते हैं। तो कोई आइटम यदि 100 रुपये में आपको एक दुकान से मिला है तो क्या वास्तव में इसकी रेट 100 रुपये ही है? ये हम और आप सब जानते हैं कि जो आइटम हमें 100 रुपये का मिला है वो 100 रुपये का नहीं था। यदि कंपनी ने जब इसको बनाया था तो वो कुछ कम में बनाया था। आप बता सकते हैं कंपनी ने इसको कितना का बनाया होगा? सर, मार्केटिंग एक्सपर्ट की राय है कि कोई भी वस्तु कंपनी से 30 से 40 रुपये में बढ़िया से बढ़िया वस्तु बनकर तैयार हो जाती है, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है 30 से 40 रुपये में, जो कस्टमर को 100 रुपये में मिलता है दुकान से। तो सर बाकी का ये 60% पैसा कहाँ जाता है? नेक्स्ट, बाकी का 60% पैसा कहाँ खर्च होता है कि दुकानदार जो है ये सामान अपने घर में नहीं बनाता, ये सामान लाता है स्टॉकिस्ट से। स्टॉकिस्ट भी सामान अपने घर में नहीं बनाता, ये सामान लाता है अपने C&F से, और C&F भी सामान अपने घर में नहीं बनाता, ये सामान लाता है कंपनी से।
और ये सभी 2% 5% पर छोटा छोटा परसेंटेज पर व्यापार कर रहे होते हैं। लेकिन इस सिस्टम में सबसे मोटा पैसा खर्च होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका नाम है विज्ञापन, ऐड। दोस्तों 60% में से लगभग 30 से 40% पैसा इस विज्ञापन के ऊपर खर्च होता है। इतना मोटा पैसा क्यों खर्च होता है कि इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च करना होता है, करोड़ों रुपए में उनके पास पैक्ट होते हैं और उन करोड़ों रुपए में पैक्ट करने के बाद ये विज्ञापन के लिए तैयार होते हैं करने के लिए। अब हम इस सिस्टम में देखें कमी क्या है कि इस ऐड का कस्टमर के लिए कोई फायदा है? कस्टमर को ऐड का कोई फायदा नहीं। इस ऐड का 30 से 40% पैसा देता कौन है? ये किसकी जेब से जाता है? क्या कंपनी देती है? नहीं। दुकानदार देता है? नहीं। ये सारा पैसा कौन देता है? हम और आप देते हैं, कस्टमर देता है। क्यों देते हैं? किस काम आता है? ऐड में होता क्या है? ऐड में क्या होता है? सिर्फ एक वस्तु को बताया जाता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये कौन बता रहा है? एक सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन साहब बता रहे हैं, या आपके कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं वो बता रहे हैं। लेकिन क्या कोई चीज़ उनके बताने से अच्छी हो जाती है? नहीं हो सकती अच्छी।